नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम हमारी यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमारी एक क्लास इस यूनिट पर हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। इस क्लास के खत्म होने पर आप उस क्लास को भी देखें तो आपके पास क्वेश्चंस की जो संख्या होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आज हम 30 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और इसके पहले मैं आपको 25 क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ था, और लास्ट ऑब्जेक्टिव है खड़ी बोली में लोकप्रिय साहित्य बिल्कुल भी नहीं है। अब इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा कथन खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है? रोमन, फारसी, देवनागरी या रूसी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन, आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग या फिर शब्दावली आयोग? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर या फिर लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी या फिर कठिन हिंदी? सही जवाब होगा मानक हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा व्याकरण के समस्त आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा या फिर जन भाषा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानक भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? मागधी, पैसाची, शोरसैनी या फिर अर्धमागधी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 6ठी शताब्दी? सही जवाब होगा 6ठी शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर संविधान की भाषा?
सही जवाब होगा सरकारी कार्यालयों की भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेकर या फिर विनोबा भावे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काका कालेकर। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाई थी? अस्कोली, वॉन बेटके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या फिर गिलक्राइस्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर अवधी? सही जवाब होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापना और तर्क यहाँ पर दिया हुआ है। स्थापना में लिखा है, देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तर्क दिया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण के लिए एक निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है। अब आप बताइए, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही या फिर ए और आर दोनों गलत? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि स्थापना और तर्क दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, हार्नले या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब होगा हार्नले। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 346? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खरे या फिर काका साहब कालेकर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर खरे। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो भी गलत है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है या फिर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मीयम खरोष्टी की समकालीन है। ऑप्शन ए, बी और सी देवनागरी की विशेषताएं हैं, जबकि ऑप्शन डी देवनागरी की विशेषता नहीं है, क्योंकि देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी की समकालीन नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, अरमाइक लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि? सही जवाब होगा अरमाइक लिपि।
अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आचार्य नरेंद्र देव? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काका कालेकर। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, हेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर पंडित राम नरेश त्रिपाठी? सही जवाब होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत या फिर पाली? सही जवाब होगा पाली। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण निर्धारित है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या फिर रामचंद्र शुक्ल? सही जवाब होगा ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1992, 1993, 2003 या फिर 2004? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई? 1960, 1961, 1962 या फिर 1963? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1961। अगला प्रश्न देखते हैं, मान स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 7, 6, 9 या फिर 8? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8। आज की इस क्लास का अब हम अंतिम प्रश्न लेने जा रहे हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, काका कालेकर, भोलानाथ तिवारी या फिर उदय नारायण तिवारी? सही जवाब होगा सुनीति कुमार चटर्जी। और इसी के साथ आज की इस क्लास के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। आपके आज की इस क्लास में कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं, यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत कुल 21 कहानियां हैं और 21 की 21 कहानियां हम पढ़ चुके हैं और 21 ही कहानियों की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं। आप वहां पर जाके उन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 7 हिंदी कहानी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं।
वहाँ पर जाकर आप एक एक कहानी देख भी सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।